चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है साउथ इटालिया में, जहां पोम्पेई का बेटा क्विंटस एक आदमी को उल्टा लटकाकर टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं कैंप के अंदर पोम्पेई और सीनेट के बड़े बड़े जनरल मार्कस ब्रूटस, सिसेरो, कैटो और स्किपियो चर्चा कर रहे हैं। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि सीजर ने बिना किसी विरोध के पूरे रोम पर कब्जा कर लिया है। पोम्पेई खुद साउथ की तरफ चला गया है ताकि अपने पुराने सैनिकों को इकट्ठा कर रोम को सीजर से आजाद कर सके। पोम्पेई सभी से कहता है कि जब सीजर को पता चलेगा कि खजाना खाली है और उसके पास सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसके सभी सैनिक उसका साथ छोड़ देंगे। लेकिन वो सभी इस बात से भी हैरान हैं कि उनकी जो टीम गोल्ड का खजाना लाने गई थी वो लौटी ही नहीं। तभी पोम्पेई का बेटा क्विंटस कैंप के अंदर आता है और बताता है कि बाहर उसने टॉर्चर करके एक सैनिक से सच उगलवाया है कि खजाना लाने वाली टीम को रास्ते में सीजर के स्काउट्स लूसियस वोरेनस और टाइटस पुलो ने पकड़ लिया। क्विंटस को शक है कि सीजर के आदमियों ने डूरियो को मारकर सोना अपने पास रख लिया है। पोम्पेई सच पता करने और खजाना वापस लाने के लिए क्विंटस को रोम भेज देता है। सीजर की सेना पूरे रोम में तैनात हो जाती है और पूरे रोम में मार्शल लॉ और कर्फ्यू लागू हो जाता है, जिसके तहत रोम में किसी भी पब्लिक प्लेस में 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और शाम के बाद कोई भी इंसान सड़क पर दिखाई देगा तो उसे सजा दी जाएगी। सीजर जुपिटर के मंदिर में जाता है और वहां के पुजारियों से आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके रोम पर कब्जे को सही ठहराया जा सके, जिस पर पुजारी बोलते हैं कि इसका फैसला वो कल सुबह करेंगे। रोम में एटिया सीजर के सम्मान में एक शानदार डिनर पार्टी का प्लान बनाती है और सीजर का सेक्रेटरी पोस्का एटिया के पास सीजर की एक खास गेस्ट लिस्ट भिजवाता है, जिसमें सीजर की पत्नी कलपुर्निया के अलावा सीजर की लवर सर्विलिया का नाम भी होता है। एटिया को डर है कि सर्विलिया का सीजर पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। वो मार्क एंटनी से पूछती है कि सर्विलिया को पार्टी में क्यों इनवाइट किया गया है, जिस पर मार्क एंटनी बोलता है कि शायद सर्विलिया के बेटे ब्रूटस की वजह से, क्योंकि ब्रूटस सीजर के दोस्तों में से एक है। जिस पर एटिया बोलती है कि ये इनविटेशन पॉलिटिकल ही हो तो बेहतर है। ऑक्टेविया अपने छोटे भाई ऑक्टेवियन के पास जाती है और पूछती है कि उसके एक्स हस्बैंड ग्लेबियस को क्या उनकी मां ने मरवाया है, जिस पर ऑक्टेवियन बोलता है कि इसमें मां का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो हर बात के लिए उनकी मां पर आरोप न लगाया करे। वोरेनस अपने रोमन सेना की नौकरी को छोड़कर बिजनेस शुरू करने वाला होता है और वो अपनी पत्नी नायोबी के साथ जेनस देवता की पूजा करते हैं। असल में जेनस एक रोमन देवता है जो किसी नए काम की शुरुआत और पुराने काम के अंत के देवता माने जाते हैं। वोरेनस एक पेशे को खत्म कर नया काम शुरू कर रहा है, इसलिए जेनस देवता की पूजा करता है। तभी एक आदमी आकर वोरेनस को बताता है कि उसे अभी तुरंत मार्क एंटनी ने बुलाया है। वोरेनस मार्क एंटनी के पास पहुंचता है। मार्क एंटनी उस समय स्ट्रिजिल से अपने शरीर की सफाई करा रहा होता है। नहाने के समय शरीर से गंदगी हटाने का ये बहुत ही कॉमन रोमन तरीका था। मार्क एंटनी वोरेनस को बोलता है कि उसे और सीजर को अपनी सेना में उसकी बहुत जरूरत है और मार्क एंटनी वोरेनस को अपनी टीम में प्रीफेक्ट की पोस्ट और बोनस के तौर पर एडवांस 10,000 सिस्टर्टी ऑफर करता है। लेकिन वोरेनस मानने से इनकार कर देता है और बोलता है कि सीजर का काम गैर कानूनी है और इसलिए अब वो सेना में काम नहीं करेगा। वो तय करता है कि अब वो स्लेव और गॉल से आने वाले अपने माल का बिजनेस करेगा। इस बात से मार्क एंटनी को बहुत बुरा लगता है। नायोबी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है जो उसे बताती है कि उसका पति बहुत जल्द बहुत अमीर होने वाला है, लेकिन उसके बच्चे वाला सीक्रेट पता नहीं कब तक सेफ रहेगा। सर्विलिया पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और अपनी मेकअप स्लेव से बोलती है कि वो पूरे 8 साल के बाद सीजर से मिलेगी। सर्विलिया पार्टी में पहुंचती है और एटिया उसका वेलकम करती है। सीजर पोस्का से मजिस्ट्रेट के क्लर्कों को 50,000 सिस्टर्टी रिश्वत देने को बोलता है, जिससे कि वो लोग भी सीजर के साइड हो जाए। पोस्को बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें यहाँ के अमीरों को मारकर उनके पैसे छीनने चाहिए, जिस पर सीजर कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सीजर अपनी पत्नी कलपुर्निया के साथ पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में सीजर सर्विलिया से मिलता है और पूछता है कि तुम्हारा बेटा ब्रूटस यहाँ क्यों नहीं है। सर्विलिया बोलती है कि आप उसकी एब्सेंस को माफ करिएगा, वो आज भी आपका दोस्त है, जिस पर सीजर बोलता है कि ब्रूटस को हमारी फ्रेंडशिप के लिए मेरी तरफ से आभार प्रकट करना।
वोरेनस और उसकी पत्नी नायोबी देवता जेनस के सम्मान में एक दावत रखते हैं। मेहमानों में एक लोकल बिजनेसमैन एरास्टस फुलमैन, नायोबी की बहन लाइडी और उसका पति इवांडर शामिल हैं। दावत के दौरान लाइडी शराब पीकर अपने पति इवांडर पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे पता है कि इवांडर और नायोबी के बीच गलत संबंध थे। नायोबी और इवांडर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में जेनस देवता की मूर्ति गिरकर टूट जाती है, जिसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। पार्टी के बाद नायोबी सफाई कर रही होती है और उसी समय वहां पोम्पेई का बेटा क्विंटस और उसके भाड़े के थ्रेशियन सैनिक पहुंचते हैं। वो लोग वोरेनस से सोने के खजाने के बारे में पूछते हैं और नायोबी को जान से मारने की धमकी देते हैं। तभी टाइटस पुलो अपनी स्लेव एरिनी के साथ शाही कपड़ों में और भीड़ में सिक्के लुटाते हुए पहुंच जाता है। टाइटस पुलो हमलावरों से लड़कर वोरेनस की मदद करता है और क्विंटस को पकड़ लेता है। टाइटस पुलो चाहता है कि वो और वोरेनस दोनों सोना लेकर देश से भाग जाएं, लेकिन वोरेनस उसे समझाता है कि सोना वापस सीजर को दे दो और साथ में क्विंटस को भी सौंप दो, शायद सीजर दया दिखाए। पुलो पहले नहीं मानता, लेकिन आखिरकार सहमत हो जाता है। डिनर पार्टी में सीजर को बाहर बुलाकर पुलो मिलता है। सीजर क्विंटस को रिहा करके वापस पोम्पेई के पास भेज देता है, लेकिन साथ में अपने आत्मसमर्पण की ऐसी शर्तें देता है जिन्हें पोम्पेई कभी नहीं मानेगा। सीजर का असली मकसद ये है कि उसकी दया भावना देखकर बाकी सीनेटर पोम्पेई को छोड़कर उसकी तरफ आ जाए। सीजर टाइटस पुलो को माफ कर देता है और उसे 100 सोने के सिक्के रिवार्ड में देता है। सीजर अपना ये चालाकी भरा प्लान ऑक्टेवियन को समझाता है। तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। उसका सेक्रेटरी पॉस्का उसे तुरंत एक खाली कमरे में ले जाता है ताकि किसी को पता न चले। मिर्गी के दौरे को मॉर्बस कोमिटियालिस बोलते थे और प्राचीन रोम में इसे देवता अपोलो के अप्रसन्न होने का संकेत माना जाता था। इसलिए सीजर नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले। सीजर ऑक्टेवियन से ओर्कस देवता की कसम लेता है कि वो इस राज को कभी किसी से नहीं कहेगा। रोमन कल्चर में ओर्कस अंडरवर्ल्ड का देवता था जो वचन तोड़ने वालों को दंडित करता था। इसके बाद वो सभी पार्टी में वापस आते हैं। रात को सीजर अपनी पत्नी को घर भेज देता है और खुद सर्विलिया के पास रात बिताने के लिए चला जाता है। क्विंटस वापस पोम्पेई के पास पहुंचता है और वो सभी सीजर की शर्तों पर चर्चा करते हैं। सिसिरो और ब्रूटस सीजर की शर्तों पर बोलते हैं कि वो शांति के साथ समझौता करना चाहता है और हमें मान लेना चाहिए, लेकिन पोम्पेई गुस्से में बोलता है कि मैं रोम का लीगल रूप से कौंसल हूँ और सीजर एक क्रिमिनल है, मैं उससे कभी भी समझौता नहीं करूंगा। इवांडर नायोबी के पास आता है और उससे पूछता है कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, जिस पर नायोबी बोलती है कि उसका पति अब वापस आ चुका है और वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। उसी समय पुलो वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो ऐसा दिखावा करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। अब सीजर के पास सैनिकों को तनख्वाह देने और शहर के अफसरों को मोटे मोटे रिश्वत देने के लिए काफी पैसा है। आखिर में जुपिटर के मंदिर में उसे औपचारिक आशीर्वाद मिल जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रोम सीरीज के पहले सीजन के चौथे एपिसोड की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सफर अभी भी बाकी है। कहानी तो अभी बस शुरू हुई है और आगे ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको चौंका देंगे। अगर आप अगले एपिसोड के रहस्यों को भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं जब भी रोम का अगला एपिसोड अपलोड करूं आप सबसे पहले इस रोमांचक इतिहास का हिस्सा बन सकें।